नमस्कार, मैं डॉक्टर सर्वज्ञ शुक्ला, एकेडमिक काउंसलर इग्नू। पिछले 2 लेक्चरों में हमने पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार के बारे में जाना। पिछले लेक्चर में हम एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार के अंदर कीमत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे एकाधिकारी का नियंत्रण और नियम किस प्रकार किया जाता है। जब एकाधिकारी में निजी स्वार्थ की भावना इतनी अधिक बढ़ जाए कि वह जनता व राष्ट्र के हितों को ध्यान में न रखे, तो राष्ट्र के लिए यह अपने हस्तक्षेप द्वारा एकाधिकारी की शक्तियों को कम करना आवश्यक हो जाता है। सरकार ने समय समय पर कई प्रकार के उपाय अपनाकर एकाधिकारियों की शक्तियों को कम करने का प्रयत्न किया है। ये उपाय प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पहला उपाय एकाधिकारियों को उत्पन्न होने से रोकना और समाप्त करना। दूसरा उपाय संभावित प्रतियोगिता की स्थापना। और तीसरा उपाय है करों द्वारा उनकी एकाधिकारी शक्तियों को कम करना। प्रोफेसर पीगू ने एकाधिकारी की संस्थाओं को नियंत्रित करने की 2 विधियां बताई। पहली विधि परोक्ष विधि या इनडायरेक्ट मेथड। इसके अंतर्गत वे उपाय सम्मिलित हैं जिनके द्वारा राज्य एकाधिकारियों के लिए परोक्ष रूप से कम करने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरा उपाय प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। इसके अंतर्गत वे उपाय सम्मिलित हैं जिनके द्वारा राज्य एकाधिकारियों के लिए प्रतियोगिता को जन्म देती है अथवा जनता को उनकी बुराइयों का परिचय कराती है। अब परोक्ष विधि के अंदर क्या क्या संभावनाएं सम्मिलित की जाती हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला बिंदु इसमें है एकाधिकारी निषेध तथा एकाधिकार को नष्ट करना। एकाधिकारी कानून द्वारा एकाधिकारी संघों का निर्माण किया जा सकता है अथवा पहले से स्थापित एकाधिकारियों को तोड़ने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। अमेरिका में वर्ष 1880 तथा वर्ष 1914 में क्रमशः जर्मन ट्रस्ट विरोधी तथा क्लेटन ट्रस्ट विरोधी नियम बनाए गए, किंतु इस प्रकार के प्रयत्न अधिकतम निष्फल ही रहे क्योंकि इनके मार्ग में इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली कठिनाई, औपचारिक रूप से उत्पादन की मात्रा तथा कीमत के बारे में समझौता कर लेते हैं और लिखित रूप में कुछ नहीं रहता है। दूसरी कठिनाई, कानूनों में हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है और चालाक उत्पादक इन कमियों से फायदा उठाते हैं और नियमों को प्रभावशाली नहीं होने देते। तीसरी कठिनाई, सरकारी संस्थाओं के अपने कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे बड़े उत्पादन के लाभ, अतः इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा तो समाज इनके लाभ से वंचित रहेगा। तीसरा जो पॉइंट बिंदु है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है ये, और अगला जो बिंदु इसमें हम लोग चर्चा करेंगे वो है भावी प्रतियोगिता को बनाए रखना। एकाधिकारी मांग की पूर्ति कम करने और मूल्य में वृद्धि करने की शक्ति का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका कोई प्रतियोगी नहीं। अतः यदि एकाधिकारी यह अनुभव कर ले कि उक्त क्षेत्र में नई प्रतिस्पर्धा के प्रवेश होने की संभावना है, तो वे अपनी एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करने में अवश्य हिचकेंगे। एकाधिकारी अपने प्रतियोगी को अनेक प्रकार की कुरीतियों जैसे निम्न मूल्य निश्चित करना, राशिपातन द्वारा हतोत्साहित करते हैं। सरकार को इन कुरीतियों का विरोध करना चाहिए, परंतु
इस नीति के कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयां हैं। जैसे सरकार रेट कटिंग की नीति नियंत्रित करने हेतु केवल मूल्य निश्चित करती है, परंतु एकाधिकारी अन्य प्रकार की छूट देकर अपने प्रतियोगियों को बाजार से बाहर निकाल सकता है। दूसरी कठिनाई, नए प्रतियोगी के पास पूंजी की कमी रहती है। तीसरी कठिनाई, चूंकि एकाधिकारी पहले से बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहा है, इसलिए वह अपने बाजार को विस्तृत स्तरीय करने के लिए विज्ञापन पर बहुत अधिक व्यय कर सकता है। चौथी कठिनाई, चूंकि एकाधिकारी की आर्थिक दृष्टि सुदृढ़ रहती है, इसलिए वह अपने प्रतियोगी को समाप्त करने के लिए विज्ञापन पर बहुत अधिक व्यय कर सकता है। इन्हीं कारणों से प्रोफेसर पीगू ने कहा है, दुखमयी साधनों के उपयोग को रोकने के लिए और भावी प्रतियोगिताओं को बनाने के लिए किए गए प्रयत्न केवल आंशिक रूप से सफल हो सकते हैं। इसलिए उन लोगों को रोकने के लिए जो एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं, ये साधन अपर्याप्त है। अगली विधि जो है इसमें वो है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। इसमें कौन कौन सी विधियां सम्मिलित हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहली विधि है इसमें क्रेता संघ। एकाधिकारी की अनुचित क्रियाओं से अपनी रक्षा के लिए क्रेतागण मिलकर अपना एक संघ बना सकते हैं, किंतु सुझाव अधिक व्यावहारिक मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पहली कठिनाई, उपभोक्ता के लिए यह कठिन है कि वे परस्पर अपना संघ बना सकें, क्योंकि क्रेताओं की संख्या बहुत होती है और वे एक विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। दूसरी कठिनाई, यदि उपभोक्ता का संघ स्थापित भी हो जाए तो यह अनिवार्य नहीं कि एकाधिकारी वस्तु का उत्पादन उनकी मांग के अनुरूप करे तथा उसी प्रकार मूल्य निर्धारित करे। अगली कठिनाई है इसमें, एकाधिकार सेवाओं पर सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण होने पर साधनों का दुरुपयोग हो सकता है। अगला बिंदु, यदि सरकार एकाधिकारी उद्योगों को अपने हाथों में ग्रहण करती गई तो सरकार के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण हो जाने से नागरिकों की स्वतंत्रता पर कुछ आघात पहुंच सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय भी हैं एकाधिकारी की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए, उनके बारे में भी हम लोग विस्तृत रूप से भी चर्चा करते हैं। पहला इसमें बिंदु है सरकारी सहकारी आंदोलन। बड़े औद्योगिक घरानों की एकाधिकारी शक्ति समाप्त करने के लिए सहकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब वस्तु का उत्पादन सहकारिता के आधार पर किया जाएगा, तब एकाधिकारी द्वारा अधिक मूल्य वसूलने, शोषण तथा अत्यधिक लाभ की बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अगला बिंदु इसी उपाय के अंतर्गत है स्थानापन्नों का भय। स्थानापन्न वस्तुओं का भय एकाधिकारी पर नियंत्रण करने का प्रभावी उपाय है। अतः देश में प्रतिस्थापन वस्तुओं के या स्थानापन्न वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला बिंदु इसमें है अनुदान एवं कर। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने यह सुझाव दिया है कि प्रतियोगी कीमत तथा प्रतियोगी उत्पादन करने के लिए इस प्रकार अनुदानों तथा करों का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार प्रतियोगी कीमत को अधिकतम कीमत के रूप में निश्चित कर देती है, तो एकाधिकारी को इस कीमत पर ही
अपना उत्पादन बेचना पड़ता है। इस अवस्था में सरकार एकाधिकारी की हानि को पूरा करने के लिए उसे अनुदान देगी। इसी प्रकार सरकार एकाधिकारी के द्वारा ली जाने वाली अधिकतम कीमत उससे करों के रूप में वापस ले लेगी। अगला बिंदु इसमें जो चर्चा का है वो है बहिष्कार का भय। यदि एकाधिकारी अपनी वस्तु या सेवा के लिए ऊंचा मूल्य निर्धारित कर उपभोक्ताओं का शोषण करता है तो उपभोक्ताओं को चाहिए कि उन वस्तुओं का बहिष्कार कर दें। उपभोक्ताओं का बहिष्कार एकाधिकारी को मूल्य में कमी करने के लिए बाध्य करेगा। अब आगे हम लोग आज जो नया तरीके का इसमें बाजार पढ़ेंगे वो है एकाधिकृत प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। उसके बारे में हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों ही काल्पनिक दशाएं हैं। वास्तविक जीवन में इन दोनों का मिलना कठिन है, क्योंकि प्रतियोगिता ना तो पूर्ण होती है और ना ही पूर्णतया लुप्त होती है। वास्तव में व्यवहारिक जगत में इन दोनों के बीच की अवस्थाएं पाई जाती हैं। इस बीच की अवस्था को ही अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार अथवा मध्यम बाजार की स्थिति की संज्ञा दी जाती है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति वह स्थिति है जो पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार दोनों की चरम स्थितियों के मध्य रहती है। इस स्थिति को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता और अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर एडवर्ड एच चेम्बरलेन ने एकाधिकृत प्रतियोगिता के नाम से पुकारा है। कभी कभी इसे समूह संतुलन भी कहते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकृत प्रतियोगिता में थोड़ा अंतर है, परंतु सामान्य रूप से दोनों को एक ही मान लिया जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है प्रतियोगिता का सीमांत होना, अर्थात ना तो प्रतियोगिता का अभाव हो और ना ही प्रतियोगिता पूर्णता लुप्त हो। दूसरे शब्दों में, जब पूर्ण प्रतियोगिता की विभिन्न दशाओं में से किसी एक दशा का अभाव होता है, तब अपूर्ण प्रतियोगिता जन्म लेती है। स्पष्ट है कि अपूर्ण प्रतियोगिता के लिए विशुद्ध प्रतियोगियों में अपूर्णता का होना जरूरी है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकृत बाजार के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों की दी गई परिभाषाओं का अभी हम लोग विवेचना करते हैं। इसमें पहली परिभाषा देखिए, फेयर चाइल्ड के अनुसार फेयर चाइल्ड ने कहा है कि यदि बाजार उचित प्रकार से संगठित न हो, यदि क्रेता और विक्रेता के पारस्परिक संपर्क में कठिनाई उत्पन्न होती हो, तो ऐसी स्थिति को हम अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। प्रोफेसर लर्नर के शब्दों में अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जबकि एक विक्रेता अपनी वस्तु के लिए गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता के क्या कारण होते हैं इसके संबंध में। किसी बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता निम्न कारणों से पाई जाती है। पहला कारण, अल्प संख्या में क्रेता व विक्रेता। अपूर्ण प्रतियोगिता क्रेताओं तथा विक्रेताओं की कम संख्या होने के कारण हो सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत क्रेता व विक्रेता स्वयं वस्तु की कीमत को प्रभावित कर देते हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की अज्ञानता के कारण भी अपूर्ण प्रतियोगिता उत्पन्न हो सकती है। यदि
क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक है, परंतु उन्हें बाजार की पूर्ण स्थिति का ज्ञान नहीं है, तो बाजार में एक वस्तु की विभिन्न कीमतें होंगी और प्रतियोगिता अपूर्ण होगी। अगला बिंदु, वस्तु विभेद। जब विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं में अंतर होता है, तो वस्तुओं की कई कीमतें बाजार में प्रचलित होती हैं और प्रतियोगिता अपूर्ण हो जाती है। अगला बिंदु है ऊंची परिवहन लागत। परिवहन की सुविधाओं की कमी अथवा अन्य कारणों से वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में अधिक व्यय होता है, जिसके कारण एक ही वस्तु के विभिन्न स्थानों में अनेक मूल्य प्रचलित हो जाते हैं। इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पन्न हो जाती है। अगला बिंदु, क्रेताओं में आलस्य की प्रवृत्ति। यह संभव है कि यद्यपि क्रेता को विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान हो, परंतु केवल आलस्य के कारण वे कम कीमत पर बेचे जाने वाले विक्रेताओं से वस्तु नहीं खरीदते। इस कारण वस्तु की कई कीमतें प्रचलित रह सकती हैं। तो ये कुछ विभिन्न कारण हैं जिसके कारण अपूर्ण प्रतियोगिता उत्पन्न होती है। अब अपूर्ण प्रतियोगिता के कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकारों में पहला प्रकार है एकाधिकृत या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। दूसरा प्रकार है द्विअल्पाधिकार या द्वयाधिकार, और तीसरा प्रकार है अल्पाधिकार या अल्प विक्रेताधिकार। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे एकाधिकृत या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के संबंध में। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें विक्रेता वस्तुओं में इतना विभेद पाया जाता है कि वे एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता का अपनी वस्तु पर पूर्ण एकाधिकार तो होता है, परंतु चूंकि उसे बाजार में अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐसी अवस्था का एकाधिकारात्मक अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सिगरेट के कुछ उत्पादक हैं जो अलग अलग प्रकार के सिगरेट का उत्पादन करते हैं। इन विभिन्न प्रकार के सिगरेटों के गुणों में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल इनके अलग अलग ट्रेडमार्क हैं और ये अलग अलग नाम से बेचे जाते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न प्रकार के ब्रांडों के बीच प्रतियोगिता तो है किंतु पूर्ण नहीं, जिसका कारण है कि सिगरेटों के उत्पादक तो बहुत हैं, परंतु उनके उत्पादन में विभिन्नता पाई जाती है, अर्थात वे अलग अलग ब्रांडों की सिगरेटों का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकाधिकार की अपेक्षा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अधिक व्यवहारिक है। अब इस संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों की जो परिभाषाएं प्रचलित हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कि बहुत सी छोटी फर्में होती हैं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं बेचती हैं, परंतु ये वस्तुएं उपभोक्ता की दृष्टि में एक रूप नहीं होती, उनमें थोड़ी भिन्नता या भेद होता है। अगली परिभाषा प्रोफेसर वॉटसन के अनुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता के सिद्धांत का प्रयोग उन बाजार परिस्थितियों के विवेचन के लिए किया जाता है जहां बहुत से विक्रेता तथा प्रत्येक विक्रेता की वस्तु प्रतिद्वंदी विक्रेता की वस्तु से भिन्न हो। संक्षेप में एकाधिकार प्रतियोगिता वह बाजार की स्थिति है जिसमें अनेक छोटे आकार की प्रतियोगी फर्में होती हैं
और ये सभी फर्में मिलती जुलती वस्तुएं बेचती हैं, परंतु पूरी तरह से समरूप नहीं होती। वस्तुओं में थोड़ी बहुत भिन्नता अवश्य पाई जाती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के संबंध में। पहली विशेषता, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, परंतु विक्रेता छोटा होता है और वह कुल उत्पत्ति का बहुत थोड़ा अंश ही उत्पादित करता है। दूसरी विशेषता, वस्तु विभेद या वस्तु भिन्नता। वस्तु विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता के मूल आधार है। वस्तु विभेद का अर्थ है कि वस्तु विशेष की सभी इकाइयां एक सी नहीं होती। सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं अधिकांश अंशों में एक दूसरे की स्थानापन्न होती हैं। प्रत्येक फर्म जो वस्तु उत्पादित करती है वह किसी न किसी रूप में अन्य फर्मों की वस्तुओं से भिन्न होती है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। एकाधिकृत प्रतियोगिता में उद्योग में किसी भी फर्म को प्रवेश की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में इनका प्रवेश कुछ कठिन होता है। इसका कारण है वस्तु विभेद का होना। चौथा कारण या चौथी विशेषता इसमें जो लिखी है वो विक्रय लागत। इस बाजार में विक्रय लागतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक फर्म अन्य फर्मों की तुलना में अपने उत्पादन को अधिक मात्रा में बेचने की दृष्टि से विज्ञापन, प्रचार व विक्रय कला पर खर्च करती है। इसी प्रकार इन फर्मों में गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है। अगली विशेषता, प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु के लिए एकाधिकारी होती है। प्रत्येक फर्म का अपनी वस्तु पर एकाधिकार होता है, अर्थात उस नाम की वस्तु अन्य कोई फर्म नहीं बना सकती। जैसे एटलस साइकिल का उत्पादन एटलस साइकिल फैक्ट्री के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। लक्स साबुन के उत्पादन पर हिंदुस्तान लीवर का एकाधिकार है। उपभोक्ता अपनी पसंद को प्रकट करता है। ये अन्य विशेषता है हमारी। इस बाजार में उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष के लिए अपनी पसंद को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को विल्स सिगरेट अधिक पसंद होती है, अतः वे कुछ अधिक पैसे देकर भी विकल्प ही खरीदना चाहेंगे। इसी प्रकार कुछ उपभोक्ता ब्रुक बॉन्ड चाय को अधिकतम पसंद करते हैं, तो कुछ लिप्टन। अगली विशेषता, एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों में विद्यमानता। एकाधिकृत प्रतियोगिता में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों के तत्व विद्यमान होते हैं। अनेक क्रेताओं तथा अनेक विक्रेताओं का होना यथा निकट स्थानापन्न वस्तु का उत्पादन प्रतियोगिता के तत्व, जबकि वस्तु विभेद एकाधिकार का तत्व है। अगली विशेषता है समूह साम्य। एकाधिकार प्रतियोगिता में उद्योग का साम्य नहीं है होता है, बल्कि समूह का साम्य होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषता अपूर्ण प्रतियोगिता वस्तु विभेद है। यह विशेषता ही इसे पूर्ण प्रतियोगिता से भिन्न बना देती है। हालांकि एकाधिकार प्रतियोगिता का एक रूप होती है, परंतु यह पूर्ण प्रतियोगिता के अधिक निकट होती है। इसी कारण यह कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अपूर्ण रूप।
अगला विशेषता जो इसमें है वो है कोई प्रतिबंध नहीं। इस बाजार में वस्तुओं के क्रेताओं व विक्रेताओं पर सरकार या किसी अन्य संस्था की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता। इस बात का निर्णय बाजार की शक्तियों के आधार पर होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं अपूर्ण या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म का साम्य व कीमत निर्धारण को लेते हुए। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकारी की भांति प्रत्येक विक्रेता अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विक्रेता वस्तु का उत्पादन तथा बिक्री उस समय तक बढ़ाता है जब तक कि अतिरिक्त इकाइयों के बेचने से प्राप्त होने वाली आय उन पर होने वाले उत्पादन लागत से अधिक रहती है। दूसरे शब्दों में दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। चूंकि संतुलन की स्थिति उस समय होती है जबकि सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। अतः इस बिंदु के पश्चात विक्रेता उत्पादन का विस्तार रोक देता है। चूंकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता को विक्रय व्यय भी सहन करना पड़ता है, क्योंकि फर्म की बिक्री में वृद्धि विज्ञापन आदि द्वारा भी की जा सकती है। इसलिए विक्रेता वह भी वसूल करना चाहता है। इस प्रकार विक्रेता अथवा फर्म जिस शुद्ध आय को अधिकतम करने का प्रयत्न करती है उसे इस सूत्र द्वारा भी लिखा जा सकता है। सूत्र है कीमत गुणा उत्पादन माइनस उत्पादन लागत प्लस विक्रय व्यय बराबर शुद्ध आय। फर्म इन दोनों के अंतर को अधिकतम करना चाहती है। इस प्रकार एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत साम्य की स्थिति का अध्ययन करते समय हमें विक्रय व्यय को भी ध्यान में रखना होगा और विक्रय को सीमांत आय तथा औसत आय में सम्मिलित करना होगा। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि फर्म साम्य की अवस्था में तब होती है जबकि यह सबसे अधिक लाभ कमा रही हो, अर्थात जबकि फर्म की सीमांत आगम उसकी सीमांत लागत के बराबर हो। उदाहरण के लिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की कीमत सीमांत आय और सीमांत लागत वक्र के साम्य बिंदु पर निर्धारित होती है और इसी स्थिति में उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। इसी अवस्था को सारणी की सहायता से स्पष्ट किया गया है। मान लो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कोई एक उत्पादक पेन का उत्पादन इस प्रकार करता है। आपके सामने एक सारणी आ रही है, उसकी पहले हम लोग विवेचना करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के तथ्यों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें जो कॉलम है वो है पेन की मात्रा, प्रति इकाई कीमत, कुल आय, सीमांत आय, कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत, लाभ प्रति इकाई और कुल लाभ। पेन की मात्रा है 1, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपको जो वैल्यू दी गई है या मूल्य दिए गए हैं ये ऊपर आपके कॉलम की संख्या को दर्शा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जो नीचे से संख्याएं बताई जा रही हैं ये आपके उत्पादन की मात्रा को दर्शा रही है। सबसे पहले देखिए पेन की मात्रा 1, प्रति इकाई कीमत 20 रुपए, कुल आय गुणा कर लेंगे हम पेन की मात्रा से प्रति इकाई कीमत में तो 20 रुपए आएगी। सीमांत आय भी हमारी यहाँ पर 20 रुपए ही रहेगी।
जो कुल लागत आ रही है वो आ रही है 8 रुपए एक पेन को बनाने की। सीमांत लागत भी हमारी 8 रुपए ही होगी और औसत लागत भी हमारी 8 रुपए होगी। लाभ प्रति इकाई देखिए, उत्पादन हमने किया 8 रुपए में और बेचा इसको 20 रुपए में, तो उसका हमारा लाभ प्रति इकाई हुआ 12 रुपए और एक पेन बेचने में हमको जो कुल लाभ हुआ वो भी 12 रुपए होगा। फिर जब पेन की मात्रा 2 हो गई तो हमारी प्रति इकाई कीमत 18 रुपए है, कुल आय 36 रुपए हो जाएगी, सीमांत आय 16 रुपए, कुल लागत 18 रुपए। सीमांत लागत, आप इसके लिए कुल लागत जो हमारी ऊपर सीमांत लागत है 8 रुपए और नीचे जो हमारी कुल लागत 18 रुपए, इसके बीच के अंतर को लेंगे तो देखिए 10 रुपए आएगी। औसत लागत को जब हम डिवाइड कर देंगे 18 रुपए को 2 से पेन की मात्रा से, तो ये आएगी औसत लागत 9 रुपए। प्रति इकाई लाभ भी हमारा 9 रुपए ही आएगा और जो कुल लाभ है हमारा 36 रुपए इसका कुल आय है और 18 रुपए कुल लागत, जो अंतर बचा बीच का 18 रुपए इसका कुल लाभ होगा। इसी प्रकार से पेन की संख्या 3 हो गई, प्रति इकाई कीमत 16 रुपए हो गई, कुल आय 48 रुपए, सीमांत आय 12 रुपए, कुल लागत 30 रुपए, सीमांत लागत 12 रुपए, औसत लागत 10 रुपए, लाभ प्रति इकाई 6 रुपए और कुल लाभ 18 रुपए। पेन की संख्या 4 होने पर प्रति इकाई कीमत 14 रुपए, कुल आय 56 रुपए, सीमांत आय 8 रुपए, कुल लागत 44 रुपए, सीमांत लागत 14 रुपए, औसत लागत 11 रुपए, लाभ प्रति इकाई 3 रुपए और कुल लाभ 12 रुपए। पेन की संख्या 5 होने पर प्रति इकाई कीमत 12 रुपए, कुल आय 60 रुपए, सीमांत आय 4 रुपए, कुल लागत 60 रुपए, सीमांत लागत 16 रुपए, औसत लागत 12 रुपए, लाभ प्रति इकाई 0 और कुल लाभ 0। जो सारणी की हम लोगों ने अभी विवेचना की, इससे निष्कर्ष के रूप में क्या निकला उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सारणी से स्पष्ट है कि यदि पेन की 3 इकाई बेची जाती है तो कीमत 16 रुपए निर्धारित होगी, क्योंकि इसी स्थिति में सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर है, अर्थात रुपए 12 और फर्म का कुल लाभ 18 रुपए। अब जो सारणी हम लोगों ने अभी चर्चा में रखी है उसको रेखा चित्र द्वारा भी हम लोग स्पष्टीकरण से समझ सकते हैं। तो रेखा चित्र जो आपके सामने प्रस्तुत है उसमें OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा और OY अक्ष पर लागत व आय दर्शाई गई है। चित्र में सीमांत लागत और सीमांत आय रेखा एक दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं, अतः यही संतुलन बिंदु है। E बिंदु से OX अक्ष के आधार पर लंब डालने पर ज्ञात होता है कि उत्पादक पेन की OM मात्रा का उत्पादन करेगा। कीमत मालूम करने के लिए जब E बिंदु से लंब को ऊपर बढ़ाया जाता है तो औसत आय वक्र को F बिंदु पर छूती है। यह ध्यान रखना है कि औसत रेखा ही कीमत रेखा है। ऐसी स्थिति में कीमत FQ रुपए 16 होगी। OM उत्पादन की मात्रा 3 पेन से संबंधित औसत लागत RM रुपए 10 है। इस प्रकार प्रति इकाई लाभ RP 6 रुपए है। चूंकि P इज ग्रेटर देन इकाइयों अर्थात पेन की उत्पादन किया जा रहा है और प्रति पेन लाभ रुपए 6 है, इसलिए कुल लाभ रुपए 18 अथवा P1 PFE प्राप्त होगा। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में समयानुसार कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वाले बाजार को हम समय के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला बाजार अल्पकालीन बाजार और दूसरा बाजार दीर्घकालीन बाजार। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अल्पकाल में कीमत निर्धारण, अल्पकाल में उत्पादकों में प्रतियोगिता बहुत अधिक होती है और उत्पादक मांग के अनुसार अपनी पूर्ति को
समायोजित नहीं कर पाते हैं। अतः अल्पकाल में उत्पादक को अधिक मात्रा में लाभ या हानि की संभावना रहती है। यदि फर्म की वस्तु की मांग मजबूत होती है और इसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता, तो फर्म अपनी वस्तु की कीमत को ऊंचा निर्धारित करने की स्थिति में होगी और इसलिए यह असामान्य लाभ उत्पादन कर रही होगी, जिससे दूसरी ओर यदि फर्म की वस्तु की मांग कमजोर होती है तो फर्म शून्य लाभ या सामान्य लाभ प्राप्त करेगी, जबकि यदि फर्म की वस्तु की मांग अत्यधिक कमजोर होती है तो वह हानि उठाएगी, क्योंकि अल्पकाल में यह संभव हो सकता है कि फर्म अपने उत्पादन का समायोजन मांग के अनुसार ना कर सके, जिसके फलस्वरूप इस स्थिति में तीन संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं। पहली संभावना असामान्य लाभ। रेखा चित्र जो आपके सामने प्रस्तुत है उसमें आप देख रहे हैं फर्म के साम की अवस्था को प्रदर्शित किया गया है। रेखा चित्र में साम बिंदु ई जहां सीमांत आगम को काटता है, साम की अवस्था में कीमत आरक्यू है तथा उत्पादन की मात्रा ओपी है। फर्म की कुल औसत लागत कीमत से है, अतः फर्म की इकाई लाभ एफ जी तथा रेखांकित क्षेत्र PTRS फर्म को असामान्य लाभ इसलिए प्राप्त होता है कि अल्पकाल में नई फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती है और फर्म विशेष की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध न होने के कारण उसे लाभ प्राप्त होंगे। अगली जो स्थिति इसमें है वो है सामान्य लाभ। रेखा चित्र में जो आप ऊपर रेखा चित्र देख रहे हैं इसमें बिंदु ई पर अपना साम्य स्थापित करती है, जहां एम आर इज इक्वल टू एम सी यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत है। फर्म की कुल औसत लागत वस्तु की कीमत के बराबर है, अतः फर्म को ना लाभ होता है और ना हानि, फर्म को केवल सामान्य लाभ होता है। और तीसरी स्थिति इसमें है हानि की स्थिति। रेखा चित्र में जो आप नीचे रेखा चित्र ये देख रहे हैं, फर्म बिंदु ई पर अपना साम्य स्थापित करती है। साम्य कीमत EQ है तथा उत्पादन की मात्रा OP है। फर्म की कुल औसत लागत SQ है, जो कि कीमत से अधिक है। इसी कारण फर्म को प्रति इकाई PT के बराबर हानि होती है तथा रेखांकित क्षेत्र PTS के बराबर कुल हानि होती है। अल्पकाल में फर्म को हानि इसलिए होती है कि फर्म उत्पादन के अपने पैमाने में परिवर्तन नहीं कर सकती और ना ही स्थिर साधनों में परिवर्तन कर सकती, क्योंकि अल्पकाल में स्थिर लागतों से बचा नहीं जा सकता। इसलिए फर्म केवल स्थिर लागत तक ही हानि सह सकती है। अतः कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के समान या इससे अधिक है तो उत्पादन होता रहेगा, तथा यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हुई तो हानि स्थिर लागत से अधिक हो जाएगी और उत्पादन बंद करने में ही उत्पादक अपनी भलाई समझेगा। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म के अल्पकालीन संतुलन की तीन शर्तें हैं। पहली शर्त MC वक्र यानी कि
मार्जिनल कॉस्ट कर्व या सीमांत लागत वक्र MR को काटता है। MR यानी कि सीमांत सीमांत आगम या मार्जिनल रेवेन्यू। MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है। AR एवरेज रेवेन्यू वक्र ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वक्र के न्यूनतम बिंदु के स्पर्शी हो या उससे ऊपर। रेखा चित्रों का जो भी आपके सामने रेखा चित्र मैंने प्रस्तुत किए थे का ध्यान से अवलोकन करने पर एक महत्वपूर्ण बात यह दृष्टिगत होती है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता फर्म के उत्पादन की मात्रा बहुत कम होती है। इसका कारण यह है कि उद्योग में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसी कारण प्रत्येक फर्म कुल उत्पादन का एक सूक्ष्म भाग उत्पादित करती है। दूसरा यह कि फर्मों का आकार छोटा होने के कारण उनको बड़े पैमाने की बचतें अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि औसत आय औसत लागत से अधिक है तो यह फर्म को असामान्य लाभ होगा। यदि औसत आय औसत लागत के बराबर है तो यहाँ फर्म के साम्य की स्थिति होगी। फर्म अपने उत्पादन स्तर को इसी बिंदु तक बढ़ाएगी। तीसरा, यदि औसत आय औसत लागत से कम है तो फर्म को हानि होगी, लेकिन औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होने के कारण वह उत्पादन को जारी रखेगी। चौथा, यदि औसत आय औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो ऐसी अवस्था में फर्म उत्पादन बंद कर देगी। यदि औसत आय औसत लागत के बराबर है तो फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा। और अगला, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म के उत्पादन की मात्रा कम होती है। तो अल्पकाल में 3 स्थितियों का सामना फर्म को करना पड़ सकता है। या तो उसे सामान्य लाभ होगा, या उसे असामान्य लाभ होगा, या उसे हानि की संभावना होगी, जिसके बारे में हम लोगों ने भी चर्चा की और उसका विस्तृत विवेचना की। अब दीर्घकाल में फर्म का साम्य अथवा समूह संतुलन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दीर्घकाल में फर्म का साम्य इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु, असामान्य लाभ नहीं। दीर्घकाल में साम्य इतना अधिक होता है, समय इतना अधिक होता है कि फर्म में मांग में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपनी पूर्ति को समायोजित कर सकती है। फर्म अपने आकार में परिवर्तन कर सकती है, स्थिर साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है और नई फर्मों की स्थापना की जा सकती है। अतः दीर्घकाल में किसी भी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त नहीं होता या नहीं हो सकता, क्योंकि यदि फर्मों को असाधारण लाभ प्राप्त होता है तो प्रवेश की स्वतंत्रता के कारण नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी। नई फर्मों के आने जाने के कारण कुल मांग विभिन्न फर्मों में बढ़ जाएगी और पहले की अपेक्षा प्रत्येक फर्म को कम हिस्सा प्राप्त होगा। कुल पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, फलस्वरूप कीमतें नीचे गिरेंगी। फर्मों का प्रवेश उस समय तक चलेगा जब तक कि असाधारण लाभ समाप्त नहीं हो जाएगा। दूसरा कारण यह है कि नई फर्में बाजार में अपनी वस्तुओं की मांग का
निर्माण करने के लिए अपनी कीमतों में कमी करेंगी, जिसका प्रभाव विद्यमान फर्मों की बिक्री पर पड़ेगा। अतः पुरानी फर्मों को भी अपनी कीमतों में कमी करनी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप नए व पुराने विक्रेताओं की कीमतें कम होने के कारण असामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा। असामान्य लाभ समाप्त होने का तीसरा कारण यह है कि दीर्घकाल में बहुत सी नई फर्में बाजार में प्रवेश करती हैं, क्योंकि प्रवेश की स्वतंत्रता होती है और थोड़े से पूंजीगत व्यय द्वारा उत्पादन शुरू किया जा सकता है। फर्मों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ेगी, अतः औसत कुल उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगी। औसत लागत बढ़ने के कारण लाभ समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो कारण इसमें है वो है दीर्घकाल में किसी भी फर्म को हानि नहीं हो सकती। अल्पकाल में फर्म हानि को इसलिए सहन कर लेती है क्योंकि उसे यह आशा रहती है कि वह इस हानि को भविष्य में पूरा कर लेगी। परंतु यदि दीर्घकाल में फर्मों को हानि होगी तो वे उत्पादन बंद करके उद्योग से बाहर चली जाएंगी, जिससे उत्पादन का स्तर और वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। पूर्ति कम होने से वस्तु की कीमत बढ़ेगी और फर्मों को पुनः सामान्य लाभ प्राप्त होने लगेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा, जबकि एकाधिकार में असामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है। तीसरा बिंदु, संतुलन शर्तें। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन की शर्तें इस प्रकार हैं। पहली शर्त, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, अर्थात सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को काटता हो। दूसरी शर्त, सीमांत उत्पादन के पश्चात सीमांत लागत से अधिक हो, अर्थात सीमांत वक्र को नीचे से काटे। तीसरी शर्त, दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा, इसलिए औसत आगम या कीमत औसत लागत के बराबर होगी। साम्य अवस्था को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जहां दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत आय वक्र को काटता है तथा साम्य उत्पादन OM है। संतुलन बिंदु पर औसत आय बराबर RQ, कीमत बराबर RM, औसत लागत बराबर RQ, प्रति इकाई लाभ बराबर RQ माइनस RQ बराबर 0। स्पष्ट है कि साम्य की दशा में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वस्तु की औसत लागत औसत आय अर्थात कीमत एक दूसरे के बराबर। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्षमता उपयोग। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में एक महत्वपूर्ण यह दृष्टिगत होता है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में साम्य की स्थिति में उत्पादन की मात्रा आदर्शतम नहीं होती। इसके मुख्य कारण हैं। पहला कारण, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है तथा औसत लागत औसत आगम के बराबर होती है, परंतु उत्पादन के सभी स्तरों पर औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होती है, जिसका अर्थ यह है कि कीमत औसत लागत के बराबर होती है परंतु सीमांत लागत से अधिक होती है। दूसरा कारण,
एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की औसत आगम रेखा गिरती हुई होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम रेखा एक पड़ी रेखा होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम वक्र का आकार यू आकार की औसत लागत रेखा को निम्नतम बिंदु पर स्पर्श करती है। इसका अर्थ है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का उत्पादन न्यूनतम औसत लागत पर होता है। न्यूनतम औसत लागत पर वस्तु की उत्पादित मात्रा को अनुकूलतम मात्रा कहते हैं, परंतु एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में चूंकि आगम रेखा एक गिरती हुई रेखा होती है, इसलिए वह औसत रेखा को उसके न्यूनतम बिंदु से पहले बाईं ओर स्पर्श करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता दीर्घकाल में फर्म अनुकूलतम मात्रा से कम मात्रा उत्पादित करती है। अन्य शब्दों में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में संतुलन औसत लागत वक्र के गिरते हुए भाग में स्थापित होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक फर्म का उत्पादन अनुकूलतम मात्रा से कम होता है और इसीलिए औसत लागत अधिकतम से निम्नतम से अधिक होती है। इसी को प्रोफेसर लिप्सी ने अतिरिक्त क्षमता प्रमेय कहा है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में उत्पादित अनुकूलतम से कम उत्पादन की स्थिति से ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला निष्कर्ष, फर्म की मांग वक्र एकाधिकारी की तरह ऋणात्मक ढाल वाली होने पर भी सामान्य लाभ के साम्य को स्थापित किया जा सकता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में कीमत पूर्ण प्रतियोगिता से अधिक होती है तथा कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। अगला बिंदु, एकाधिकृत प्रतियोगिता में उद्योग की प्रवृत्ति निरंतर अतिरेक क्षमता को प्रदर्शित करने वाली होती है। अगला बिंदु, एकाधिकृत प्रतियोगिता में देश के साधनों का पूर्णतम उपयोग न होने के कारण दुर्लभ साधनों का अपव्यय होता है। पांचवा बिंदु, उद्योग में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा फर्म उपलब्ध साधनों का पूर्णतम प्रयोग करने में असमर्थ रहती हैं। इसी कारण उत्पादन की मात्रा आदर्श स्तर से कम होती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं समूह संतुलन के बारे में। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुत सी फर्में होती हैं। इन फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। एकाधिकार की स्थिति में केवल एक ही फर्म होती है, अतः समूह या उद्योग का प्रश्न ही नहीं होता। एकाधिकृत प्रतियोगिता की स्थिति में भी बहुत सी फर्में होती हैं, परंतु उनकी वस्तुएं निकटतम स्थानापन्न होती हैं, अर्थात उनमें विभिन्नता पाई जाती है। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने ऐसी फर्मों के समूह के लिए जिनके उत्पादन में विभिन्नता पाई जाती है, उद्योग के स्थान पर समूह शब्द का प्रयोग किया है, जैसे साबुन बनाने वाली फर्मों का समूह, टूथपेस्ट बनाने वाली फर्मों का समूह इत्यादि। समूह संतुलन का निर्धारण। समूह संतुलन का निर्धारण दो मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। पहली मान्यता, समूह की सभी फर्मों की मांग तथा लागतें समान हैं। दूसरी मान्यता, समूह में फर्मों की इतनी अधिक संख्या है कि कोई फर्म अपने निर्णय द्वारा दूसरी फर्मों की कीमत तथा उत्पादन को प्रभावित नहीं कर सकती। समूह संतुलन की स्थिति को रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। आप ये रेखा चित्र देख रहे हैं, ये समूह संतुलन के निर्धारण से संबंधित है। रेखा चित्र में
FF मांग वक्र तथा CC लागत वक्र है। प्रत्येक उत्पादक OA के बराबर कीमत निर्धारित करना चाहेगा, क्योंकि इसी कीमत पर आय और लागत का अंतर सबसे अधिक है। उसे BAPR के द्वारा असामान्य लाभ प्राप्त होंगे। इस असामान्य लाभ को देखकर दूसरे उत्पादक भी बाजार में प्रवेश करेंगे, जिसका प्रभाव यह होगा कि वस्तु की कुल मांग या कुल बाजार मांग अधिक विक्रेताओं में बढ़ जाएगी। इस स्थिति में मांग वक्र बाईं ओर खिसक कर हो जाती है। बाजार में उत्पादकों की संख्या तब तक बढ़ती जाएगी, अतः किसी भी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त नहीं होगा। बिंदु डी पर मांग वक्र तथा लागत वक्र एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, अतः किसी भी फर्म को अब असामान्य लाभ प्राप्त नहीं होंगे। समूह की प्रत्येक फर्म इस स्थिति में संतुलन की अवस्था में होगी, अतः समूह संतुलन कीमत OB तथा उत्पादन OM1 होगा। अगला चर्चा का विषय जो हमारा है वो है विक्रय लागतें। विक्रय लागतों से अभिप्राय उस विपणन व्यय से है जो बिक्री बढ़ाने यानी ग्राहकों को उत्पादन की ओर आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार ये वे लागतें हैं जो मांग वक्र की स्थिति या आकार को बदलने के लिए उठाई जाती हैं। विक्रेता अपनी प्रत्येक क्रियाओं द्वारा उपभोक्ता को अपनी वस्तु की ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। विक्रय लागतों में ये मद सम्मिलित किए जाते हैं। पहला मद है विज्ञापन व्यय, जिसमें अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सड़कों पर पोस्टर आदि पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है शोरूम तथा विक्रय कला पर होने वाला व्यय, और तीसरा है विक्रय प्रबंधक तथा घर घर जाकर प्रचार करने वाली सेल गर्ल्स का वेतन, और चौथा है प्रदर्शनी आदि पर किया जाने वाला व्यय। अगला मुफ्त सैंपल अथवा अधिक इकाइयां खरीदने पर दी जाने वाली छूट। इसके अतिरिक्त उत्पादन लागत किसी वस्तु की पूर्ति से संबंधित है, जबकि विक्रय लागत वस्तु की मांग की परिवर्तित करती है। दूसरे शब्दों में उत्पादन लागतें वस्तु के मांग वक्र को प्रभावित नहीं करती, जबकि विक्रय लागतें वस्तु के मांग वक्र की स्थिति में परिवर्तन कर देती हैं। अब हम लोग शुद्ध या पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकृत या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में तुलना के विषय में चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है फर्मों की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योगों में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है और यह हर फर्म कुल उत्पादन का बहुत थोड़ा सा भाग उत्पादित करती है, जबकि एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या तो अधिक होती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा कम होती है। बाजार जितना अधिक अपूर्ण होगा, फर्मों की संख्या उतनी ही कम होगी। दूसरा, मांग की लोच। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए वस्तु की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है, अर्थात यह क्षैतिज होता है। वह प्रचलित कीमतों पर चाहे जितना माल बेच सकता है, उसके लिए कीमत कम करने की आवश्यकता नहीं होती, और कीमत बढ़ने पर सीमांत मांग कम होकर शून्य हो जाती है। लेकिन एकाधिकृत प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म का मांग वक्र
बहुत लोचदार होता है और एमआर वक्र उसके नीचे होता है। तात्पर्य यह है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में अधिक माल बेचने के लिए कीमत को घटाना होता है। एक फर्म का कुछ सीमा तक कीमत पर प्रभाव होता है। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। नमस्कार।